नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग क्या है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है और इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। इसको AHW से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेल्डिंग की खोज डॉक्टर इरविंग लैंगम्यूर ने 1926 में की, जब वो एटॉमिक हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे थे। और जो डॉक्टर इरविंग लैंगम्यूर है वो एक नोबेल प्राइज़ विनर थे। और इस प्रोसेस को, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग को, दूसरे विश्व युद्ध से पहले ही बहुत ज़्यादा जर्मनी में यूज़ किया जाने लगा था। उसके बाद जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है, यह एक गैस शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें दो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं और शिल्डिंग गैस के एटमॉस्फेयर में उनका यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो टंगस्टन की बनी होती हैं और शिल्डिंग गैस के रूप में हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और इस प्रोसेस में वेल्डिंग हीट को प्राप्त करने के लिए आर्क को प्रोड्यूस करते हैं दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। और इस वेल्डिंग की खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक आर्क दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोड्यूस की जाती है, ना कि इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, जैसा टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और शिल्डेड मैक आर्क वेल्डिंग में करते हैं कि जो आर्क है वो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में होती है। लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में जो आर्क प्रोड्यूस होती है वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोड्यूस होती है। अब मैं आपको डिस्कस करेंगे कि इस पूरी जो वेल्डिंग है इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और फिर इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये वर्कपीस है जिसको हमें वेल्ड करना है, और ये फिलर रोड है। फिलर रोड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोड की क्लैंप्स हैं जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड हैं ये। और ये हमारे पास गैस नोजल है जो येलो कलर में नज़र आ रहा है, और ये इंसुलेटेड हैंडल है और यहाँ पे ट्रिगर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का इन्वेलप बना हुआ है जो सील्ड कर रहा है आर्क को, जो आर्क प्रोड्यूस हुई है। और यहाँ पे ये पूरी वेल्डिंग मशीन रखी हुई है और यहाँ पे एक करंट का इंडिकेटर है हमें जो नज़र आ रहा है। और ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस है वो स्टोर है। और यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर लगे हैं हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को चेक करने के लिए। और यहाँ पे ये फुट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच है। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं। और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ये डायरेक्शन है वेल्डिंग की। और ये पूरा सेटअप है हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। अब मैं बात करूँगा कि इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करती है। कि सबसे पहले ये जो दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड हैं इनको एक स्पेशल हाइड्रोजन टॉर्च में होल्ड करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड क्लैंप हैं इनके बीच में इनको प्रॉपरली हेल्ड करते हैं, और जिस टॉर्च के अंदर इनको हेल्ड करते हैं उस टॉर्च को एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च कहते हैं। उसका दूसरा नाम नेसेंट हाइड्रोजन टॉर्च है और उसको लैंगम्यूर टॉर्च भी कहते हैं। इस टॉर्च में जो टंगस्टन है, हमें नज़र आ रहा है कि जो टंगस्टन की जो इलेक्ट्रोड हैं इनको इंक्लाइंड पोजीशन में हेल्ड करते हैं, जैसा हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ इनके मिडल में एक नोजल है। इसमें एक नोजल है इस इलेक्ट्रोड के यहाँ पे एक नोजल लगा हुआ है, गैस नोजल। जिस गैस नोजल की हेल्प से सिलेंडर के थ्रू होता हुआ ये येलो कलर हमें नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस गैस नोजल के थ्रू हाइड्रोजन गैस है वो सप्लाई की जाती है। और जब हाइड्रोजन गैस को हम सप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उसका जो नेचर है वो रिएक्टिव होता है आर्गन गैस के कंपैरिजन में। और जो हाइड्रोजन है यह डाई एटॉमिक होती है, H2 होता है। और जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने से आर्क जनरेट हो जाती है। और फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग कर लेते हैं प्रॉपर डिस्टेंस पर। और जो हाइड्रोजन का जो जेट आएगा इस नोजल के थ्रू, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोड की जो आर्क है वहाँ से हीट को लेगा और वो क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि जो H2 फॉर्म है मेरे पास वो
H+H में कन्वर्ट हो जाएगी कि जो हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में था वो अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, और वो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 85% के करीब आर्क पावर को एब्जॉर्व कर लेते हैं जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं। फिर वो कुछ शॉर्ट डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करते हैं वर्कपीस की तरफ, और जब उनको केमिकली रिकम्बाइन होना है वहाँ से पहले वो क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो वर्कपीस की तरफ बढ़ते हैं, और जो वो कोल्ड सरफेस को वो टच करेंगे, जो वर्कपीस का कोल्ड सरफेस है उसको वो टच करेंगे, तो क्या होगा कि जो आर्क से उन्होंने एब्जॉर्व की थी एनर्जी 85% के अप्रोक्सीमेट, उसको वो रिलीज़ कर देंगे, और रिलीज़ करने से क्या होगा कि वो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में था वो फिर से वो डाई एटॉमिक हो जाएगा और सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा कि जो वर्कपीस है जिसको हमें वेल्ड करना था वो मेल्ट हो जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर है वो 3400 से 4000 डिग्री के बीच में यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और इस वेल्डिंग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमें पता है कि जो बिना आर्क के ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च सिर्फ 2800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को पहुंचा सकती है, और जो फ्लेम हमें इस प्रोसेस में मिलती है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में वो है तीसरे नंबर की हॉटेस्ट फ्लेम है, क्योंकि इससे पहले दूसरे नंबर पर साइनोजन है जिसका टेम्परेचर 4525 डिग्री सेल्सियस होता है, और पहले नंबर पे डाई साइनो एसिटिलीन है जिसका टेम्परेचर 4987 डिग्री सेल्सियस होता है, और एसिटिलीन टॉर्च 3300 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। लेकिन जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 3400 से 4000 डिग्री के बीच में होता है, और तभी ये तीसरे नंबर की सबसे हॉटेस्ट आर्क है। और जितनी हीट इस टॉर्च के माध्यम से प्रोड्यूस होती है, यहाँ जो इस आर्क से प्रोड्यूस हुई है उसमें हम टंगस्टन को भी वेल्ड कर सकते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो टंगस्टन का वो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि ये मोस्ट रिफ्रैक्टरी मेटल माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि इस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन इस प्रोसेस में एक सील्डिंग गैस के पर्पज़ के लिए भी यूज़ की जाती है, जो ऑक्सीडेशन से पूरे जो वर्कपीस का जो मोल्टन मेटल है उसको प्रिवेंट करती है, और साथ में जो कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के जो कंटामिनेशन है उनसे भी ये उसको बचाती है, क्योंकि इनकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल की प्रॉपर्टी हैं वो डैमेज हो जाएंगी अगर इनसे प्रिवेंशन नहीं करेंगे। और इस पर्पज़ के लिए वेल्डिंग में जो फ्लक्स यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत को भी हाइड्रोजन गैस पूरी तरह से पूरा करती है, और कह सकते हैं कि जो ज़रूरत थी फ्लक्स की वेल्डिंग के अंदर उसको इसने एलिमिनेट कर दिया है। तो हाइड्रोजन गैस एक सील्डिंग गैस और फ्लक्स की तरह भी यूज़ करती है। और इस वेल्डिंग की खास बात यह है कि इस प्रोसेस में जो करंट की वैल्यू है वो जॉब थिकनेस पर डिपेंड करती है, और एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग वर्क पे पीस के ऊपर ही रखते हैं, वर्क पीस को टच नहीं करते हैं, वर्क पीस के ऊपर ही रखते हैं जब तक जो मोल्टन मेटल है वो हमारा प्रॉपरली ना बन जाए। और इस प्रोसेस में हीट को वेरी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आर्क स्ट्रेंथ व वर्क पीस सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको चेंज करके इसकी हीट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को अब बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को जिस वेल्डिंग प्रोसेस ने रिप्लेस किया है वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, क्योंकि इनएक्सपेंसिव इनर्ट गैस की अवेलेबिलिटी ने जो GMAW हम यूज़ करते हैं उनकी वजह से इस प्रोसेस को रिप्लेस किया गया है, कि वहाँ पे जो आर्गन और हीलियम का हम यूज़ करते हैं वो इनएक्सपेंसिव गैसेज हैं। और दूसरी बात, इस वेल्डिंग में फिलर मेटल यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे। और पूरी प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिक आर्क जो प्रोड्यूस करते हैं वो दोनों टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में करते हैं, और उसकी हेल्प से हम जिस वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है उसको कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा कि इस प्रोसेस की जो एडवांटेज हैं वो क्या एडवांटेज हैं। इसमें क्या कि हाई हीट कंसंट्रेशन अवेलेबल है, और हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में सील्डिंग गैस का काम करती है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो इलेक्ट्रोड को ठंडा रखने का भी इसमें काम करती है। और इस वेल्डिंग से स्मूथ, यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल वेल्ड भी हम कर सकते हैं। और इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं इस प्रोसेस की, जैसे इसमें जो वेल्डिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है, वेल्डिंग स्पीड जो कम है, और दूसरा इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। इसके बावजूद भी इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे इसको हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी डाई को रिपेयर करना है,
स्टेनलेस स्टील को वेल्ड करने के लिए, एल्यूमिनियम और कॉपर को वेल्ड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरी एप्लीकेशन है इसकी कि यह सॉफ्ट मेटल पर कार्बाइड या हार्ड फेसिंग अलॉय अप्लाई करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग है वो क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसकी, क्या वर्किंग है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, किसने इसकी इन्वेंशन की, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, इसको किस वेल्डिंग ने रिप्लेस कर दिया और आखिर में इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है, जिसे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और साथ में आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी जब भी हम नई वीडियो लेके आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।